हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अपन पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे डिजाइन ऑफ टू वे स्लैब। एक तो जब अपन डिजाइन ऑफ टू वे स्लैब पढ़ रहे थे तो अपन ने जो टू वे स्लैब में डिफ्लेक्शन कंट्रोलिंग का जो रेशो लिया था लास्ट लेक्चर में, वहाँ वैल्यूज उल्टी लिख गई थी। आप थोड़ा एक बार प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। जब अपन ने एसएस बीम के लिए देखा था, एसएस बीम के लिए था तो L/D की वैल्यू 35 आएगी, L/B। और जो आपका कंटिन्यूस बीम है, कंटिन्यूस जो बीम है उसके लिए L/D की जो वैल्यू है वो 40 आएगी। अपना वहाँ उल्टा लिख गया था थोड़ा सा, क्योंकि जब इतनी सारी चीज़ें कई बार पढ़ाते हैं तो बाई मिस्टेक जो है यहाँ वो शायद 40 लिख गया था और यहाँ 35 लिख गया था। तो ये करेक्ट कर लीजिएगा आप। पिछले वाले लेक्चर में, जस्ट पिछले वाले लेक्चर में आपका 35 सिंपली सपोर्टेड के लिए होगा और कंटिन्यूस के लिए 40 होगा। और जब 0.8 लेंगे तो सिंपली सपोर्टेड के लिए 28 हो जाएगा और कंटिन्यूस के लिए आपका कितना हो जाएगा, 32 आपका हो जाएगा। तो प्लीज़ वो करेक्ट कर लीजिएगा। एक और आपका लेक्चर नंबर 5 में जो इलास्टिक स्ट्रे जो आपका क्रीप था, क्रीप जो है अल्टीमेट अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन का रेशो आपका होता है। तो प्लीज़ जो है ये चीज़ें आप वहाँ पर देख लीजिएगा। तो अपन ने देख लिया। अब अपन आगे कर रहे हैं कि जो मेरा डिजाइन ऑफ टू वे स्लैब में देखना चाह रहा था, डिजाइन ऑफ टू वे स्लैब में अपन ने देखा टू वे स्लैब को अगर मैं देखता हूँ, मान लो मेरा ये एक स्लैब है, ये मैं यहाँ पर देखना चाह रहा हूँ जिसका स्पान मेरा ये Ly है और ये Lx है। तो मैंने देखा कि Ly और Lx मेरा है। मुझे पता ही है Ly मेरा क्या होता है। Ly मेरा जो है, Ly जो है वो आपका लॉन्गर स्पान कहलाता है और Lx जो है वो आपका शॉर्टर स्पान आपका कहलाता है। तो आपने देख लिया था लॉन्गर और शॉर्ट स्पान आपके। अब मैंने देखा ये कहता है कि IS 456 2000 में अपन देखते हैं, IS 456 2000 में, IS 456 2000 में जब पढ़ते हैं तो अपन देखते हैं कि इस टू वे स्लैब को दोनों डायरेक्शन में वो मिडिल स्ट्रिप्स और एज स्ट्रिप्स में तोड़ता है। मिडिल स्ट्रिप्स और एज स्ट्रिप क्या होती है? मिडिल स्ट्रिप्स और एज, जैसे इधर देखो मैं वाई डायरेक्शन में देखूं तो ये कहता है कि ये जो है आपका, ये कहता है कि ये जो पार्ट होगा ये कहलाएगा एज स्ट्रिप्स। एज स्ट्रिप्स इधर भी आपका कितना होगा वो अभी मैं बता देता हूं। ये कह रहा है कि ये जो है एज स्ट्रिप्स है। अब ये कितना कितना होगा, ये कहता है कि ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, बीच वाला जो पार्ट है मिडिल, और ये जो हो गया ये कह रहा है मिडिल स्ट्रिप्स है। तो कह रहे ये जो पार्ट है ये इसका जो टोटल स्पान है उसका 3/4 होगा। तो एक तरह से 3Ly/4 पार्ट हो गया। ये जो पार्ट है, अब टोटल L/4 बच गया ना, उसको भी दो पार्टों में आधा आधा कर रखा है। तो ये कहता है ये Ly/8 और ये पार्ट भी Ly/8 आपका हो गया। ऐसे में ये तो आपका कौन सा वाला है उसका हो गया, वाई डायरेक्शन में मैंने वो कर लिया। अब ये कह रहा है कि एक्स डायरेक्शन में भी मैं देखना चाहूँ तो ये कह रहा है एक्स डायरेक्शन में भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये कह रहा है कि इसको भी अगर मैं तोड़ता हूँ तो ये आपसे कहता है कि ये जो पार्ट है, जैसे ये कह रहा है ये जो पार्ट है, क्योंकि अभी तो मैंने देख लिया वही आपका, ये आपसे कह रहा था कि ये भाई ये कौन सा हो गया, ये अब मिडिल स्ट्रिप्स हो गई, ये जो है एज स्ट्रिप्स हो गई, ये भी एज स्ट्रिप्स हो गई, ये जो स्पान था मैंने बता ही दिया था Ly है और ये आपका Lx है। तो बीच का जो पार्ट था, बीच वाला जो पार्ट था
वो 3LX/4 है, ये जो है LX/8 है, और ये पार्ट भी LX/8 आपका होगा। तो ये आपसे कह रहा है कि जब मैं कोई 2V स्लैब देख रहा हूँ तो उसको मिडिल स्ट्रिप्स और एज स्ट्रिप्स में मैं डिवाइड कर लेता हूँ, या उसको मिडिल स्ट्रिप्स और एज स्ट्रिप्स में मैं बांट लेता हूँ। अब ये कहता है कि जो मेरा सरिया लगा हुआ है इसमें बॉटम में मान लो लगा हुआ है और टॉप में आपका लगा हुआ है, तो ये कह रहा है कि बॉटम जो रीइंफोर्समेंट है, जो बॉटम टेंसाइल रीइंफोर्समेंट है, ये कहता है, क्योंकि मैंने देखा कि जो नीचे बॉटम में लगा होगा तो ये कहता है बॉटम टेंसाइल रीइंफोर्समेंट के लिए जब मैं पढ़ता हूँ बॉटम टेंसाइल रीइंफोर्समेंट के लिए पढ़ते हैं तो बेसिकली वैसे आपका मैक्सिमम मूवमेंट मिडिल स्ट्रिप्स में होता है। मैं मिडिल स्ट्रिप्स के लिए अपन सरिया जो है एक तरह से उसको डिजाइन कर रहे हैं, तो ये कहता है कि नंबर 1 अगर लिखते हैं, ये कहता है मिडिल स्ट्रिप्स की मिडिल स्ट्रिप्स में लगाया गया टेंशन रीइंफोर्समेंट, लगाया गया टेंशन रीइंफोर्समेंट डिसकंटिन्यूअस एज की कंडीशन में बता देता हूँ क्या डिसकंटिन्यूअस एज की कंडीशन में मिडिल स्ट्रिप से .15L तथा कंटिन्यूअस एज की कंडीशन में कंटिन्यूअस एज की कंडीशन में 0.25L आगे, या कहो कि मिडिल स्ट्रिप से आगे निकला होना चाहिए। सबसे पहले तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस एज का मतलब क्या हुआ, देखो ये आपसे कहना चाह रहा है कि अगर मैं एक रूम बना रहा हूँ, अब ये एक ही अकेला रूम है, तो मान लो मैंने एक रूम बनाया, मैं एक रूम बना रहा हूँ, अगर केवल मैं कहता हूँ कि ये एक रूम है, इसमें मैं सरिया लगाना चाह रहा हूँ ऐसे, तो आप देखोगे ये जो एज हो गई इसकी, ये डिसकंटिन्यूअस एज हो जाएगी आपकी मतलब इससे आगे कोई स्ट्रक्चर आपका नहीं। तो अगर यहाँ कोई सरिया प्रोवाइड कर रहे तो ये तो कहलाएगा डिसकंटिन्यूअस एज। क्योंकि इससे आगे कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं। और मान लो मैं कोई ऐसा बना था जिसमें ये एक रूम हो गया, दूसरा रूम ये है आपका, तीसरा रूम आपका ये है, अब आप सरिया लगाना चाह रहे हो मान लो ये, तो ये जो एज है आपका, ये वाली जो एज है आपकी, ये वाली जो एज है इसकी, ये जो एज है ये कौन सी एज है, कंटिन्यूअस एज आपकी होंगी। तो ये कह रहा है कि मिडिल स्ट्रिप में लगाया गया जो टेंशन बॉटम टेंशन रीइंफोर्समेंट, मिडिल स्ट्रिप में लगाया गया कौन सा, बॉटम टेंशन रीइंफोर्समेंट, बॉटम टेंशन रीइंफोर्समेंट डिसकंटिन्यूअस एज की कंडीशन में मिडिल स्ट्रिप से 0.15L तथा कंटिन्यूअस एज की कंडीशन में 0.25L मिडिल स्ट्रिप से आगे निकला होना चाहिए या आगे एक्सटेंड होना चाहिए। तो ये दो डाटा आपके काम के हैं।
ये आपसे बोल सकता है कि भाई आपका जो बॉटम टेंसाइल रिइंफोर्समेंट है वो आपका डिसकंटिन्यूस की एज में की कंडीशन में कितना आगे एक्सटेंड होगा, तो आप कहोगे 0.15L, और आप कहोगे कि कंटिन्यूस एज की तुलना में कंटिन्यूस एज की कंडीशन में कितना आगे एक्सटेंड होगा, तो आपका आंसर होगा 0.25L। अब आगे अपन बात करते हैं कि जो टॉप पर लगाया गया है, क्योंकि आप देखते हो सपोर्ट में जब आपका कंटिन्यूस एज होती है आपकी, और कंटिन्यूस जैसे आपका, तो आपने देखा कि जो एज होती है इसमें जो सपोर्ट जब नीचे से लगता है, मैंने आपको जैसे कंटिन्यूस बीम्स के लिए बताया भी था कि ये है आपका, जब इस तरह से ये इसका ये देखता हूँ तो ये मैं देखता है कि यहाँ जो सपोर्ट्स होता है उसमें टेंशन टॉप पर आपका डेवलप होता है। यहाँ तो टेंशन जो बीम या स्लैब में बॉटम में आ रहा था, सपोर्ट्स पर टेंशन ऊपर की जो टॉप पर आपका आता है, तो सपोर्ट्स पर टॉप में कुछ एक्स्ट्रा सरिये लगाए जाते हैं। तो अब ये कहता है कि बॉटम की जगह टॉप रिइंफोर्समेंट, देखो मैं सपोर्ट्स के ऊपर क्या कंडीशन होगी, तो ये आपके कहता है कि टेंशन रिइंफोर्समेंट एट सपोर्ट, टेंशन reinforcement at support क्या होगा, ये कहता है कि कंटिन्यूस एज पर, कंटिन्यूस एज के सपोर्ट पर सॉरी टॉप में लगाया गया टेंशन रिइंफोर्समेंट सपोर्ट से 0.15L आगे एक्सटेंड या निकला है ना, होना चाहिए। और इसमें से कम 50% स्टील रिइंफोर्समेंट .30L 0.30L आगे एक्सटेंड या कहो निकला होना चाहिए। तो ये अपन ने देख लिया कि टॉप पर जो लगाया गया जो है टेंशन रिइंफोर्समेंट एट टॉप ऑफ सपोर्ट है ना, एट टॉप ऑफ सपोर्ट पर आप कितना लगाएंगे, तो कह रहा है टॉप ऑफ सपोर्ट्स पर जो टेंशन रिइंफोर्समेंट अपन लगा रहे वो सपोर्ट से 0.15L आगे एक्सटेंड होना चाहिए, और कम से कम उसमें से 50% जो सरिया है वो आपका 0.30L आपका आगे निकला होना चाहिए। तो अभी अपन ने कुछ देख लिया कि किस तरह से अपन जो है डब्ल्यू बीम जो टू वे स्लैब है, टू वे स्लैब का डिजाइन अपन किस तरह से करते हैं, क्योंकि अपन ने वन वे स्लैब देख लिया था, अपन ने टू वे स्लैब देख लिया था। टू वे स्लैब को दोनों डायरेक्शंस में अपन, और मेन रिइंफोर्समेंट टू वे में दोनों ही डायरेक्शन में लगाते हैं, अपन ने पहले ही देख लिया था। तो आगे अब अपन बात करते हैं, अपना जो नॉर्मल जो स्लैब्स हैं वो ख़त्म हो गई, अब अपन बात करते हैं डिजाइन ऑफ फ्लैट स्लैब। डिजाइन ऑफ फ्लैट स्लैब, डिजाइन ऑफ फ्लैट स्लैब आपका क्या है, सबसे पहले तो आपको फ्लैट स्लैब का कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि फ्लैट स्लैब क्या है। देखो आपने देखा होगा कि जो नॉर्मल स्लैब है वो पहले बीम के ऊपर सपोर्ट होते हैं, बीम जो है उस लोड को कॉलम पर ट्रांसफ़र करता है। तो नॉर्मल स्लैब में आप देखोगे कि जैसे मेरा कोई भी, मान लो मैं कहता हूँ कि कोई भी एक स्लैब होगी, नॉर्मल स्लैब की बात कर रहा हूँ मैं आपको, भाई नॉर्मल स्लैब, फिर उसके नीचे मान लो यहाँ मैंने देखा, यहाँ मान लो इसके नीचे बीम्स आपकी होंगी, और फिर इनके नीचे आपके कॉलम्स आपके होते हैं। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपका होता है नॉर्मल स्लैब्स में। तो आपने देखा जैसे ये स्लैब हो गई, मान लो ये इसका पार्ट हो गया, इसके साथ अटैच्ड बीम हो गई आपका, और फिर आपका कॉलम्स के ऊपर ये लोड
ट्रांसफ़र कर दिए। तो ये जो है नॉर्मल स्लैब का आपका कॉन्सेप्ट था, जो नॉर्मल स्लैब्स थी आपकी। अब मैं बात करता हूँ कि फ्लैट स्लैब में क्या है। ये कह रहा है फ्लैट स्लैब अगर मैं देखता हूँ तो ये कहता है कि ऐसी स्लैब जो डायरेक्टली विदाउट एनी कॉलम, बिना कॉलम्स के डायरेक्टली किसके द्वारा, कॉलम्स के जो बिना ऐसी स्लैब जो बिना बीम के डायरेक्टली कॉलम्स के द्वारा सपोर्ट की जाती हो, क्या कहलाती है, फ्लैट स्लैब आपकी कहलाती है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको ये समझ आना चाहिए। और ये मोनोलिथिक एक स्ट्रक्चर होता है, एक तरह से मोनोलिथिक का मतलब कॉलम और स्लैब दोनों एक साथ ही कास्ट की जाती है। तो ये कहता है कि व्हाट इज द फ्लैट स्लैब, व्हाट इज द फ्लैट स्लैब। ये कहता है कि फ्लैट स्लैब एक मोनोलिथिक कंपोनेंट है, मतलब कॉलम और स्लैब दोनों एक साथ कास्ट की जाती हैं और ये विदाउट बीम डायरेक्टली कॉलम्स के द्वारा सपोर्ट की जाती है। तो ये कहता है कि फ्लैट स्लैब एक मोनोलिथिक मतलब कॉलम के साथ मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, अर्थात फ्लैट स्लैब को कॉलम्स के साथ ही कास्ट किया जाता है। कास्ट मतलब कंक्रीटिंग एक साथ करें, कास्ट किया जाता है। और फ्लैट स्लैब बिना बीम के डायरेक्टली कॉलम्स के द्वारा सपोर्ट की जाती है। अब अपन देखें कि जब मैं फ्लैट स्लैब बढ़ा रहा हूँ तो फ्लैट स्लैब में 3 तरह के ऑप्शन हो सकते हैं कि आप डायरेक्टली कॉलम्स के ऊपर स्लैब को लगा दो, मतलब कॉलम और स्लैब डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाएं। सेकंड जो है कि मैं कॉलम हेड लगा दूं, कि कॉलम का ऊपर से जो चौड़ाई है वो आपका बढ़ा दूं। और थर्ड ऑप्शन हो सकता है कि कॉलम के साथ हेड भी लगा दिया जाए और नीचे स्लैब में ड्रॉप्स भी प्रोवाइड कर दिए जाए। तो तीनों का मतलब क्या है या तीनों किस तरह से आपको नज़र आने वाले, वो एक बार मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ कि क्यों अपन ड्रॉप्स प्रोवाइड करते हैं, क्या फंक्शंस होता है, कॉलम हेड क्यों अपन लगाते हैं। तो ये कह रहा है कि मान लो मेरी को ये एक स्लैब है, वो ये कहता है कि ये आपकी एक स्लैब हो गई। मान लो मैंने देखा ये एक स्लैब है आपकी, और ये डायरेक्टली जो है आपका मान लो ये स्लैब है और ये आपका कॉलम आपको नज़र आ रहा है, ये आपका कॉलम हो गया। ये इस तरह से आपको नज़र आ जाए तो इसका मतलब ये जो बड़ा आपका एक तरह से ये जो आपका बड़ा, तो ये कहता है कि जो फ्लैट स्लैब है ये विदाउट एनी कॉलम हेड और विदाउट एनी ड्रॉप, बिना ड्रॉप, मतलब ये क्योंकि स्लैब आपका डायरेक्टली कॉलम के ऊपर आई पड़ी, नीचे ना कॉलम के हेड बनाए और ना ही यहाँ पर ड्रॉप बनाए। तो इस तरह से अगर आपको फिगर दिख रहा है तो ये कहता है फ्लैट स्लैब, क्योंकि ये फ्लैट स्लैब इसे ना, फ्लैट का मतलब बिना बीम के, फ्लैट स्लैब विदाउट कॉलम हेड, कॉलम हेड क्या अभी बात कर लेते हैं, कॉलम हेड एंड विदाउट ड्रॉप। वो कह रहा है ना तो कॉलम हेड है और ना ही ड्रॉप्स प्रोवाइड किया गया है आपका। सेकंड तो अपन ने फिगर 1 देख लिया, मतलब इस तरह से आप डिजाइन कर सकते हैं फ्लैट स्लैब को। सेकंड क्या हो सकता है, फिगर सेकंड अगर मैं देखता हूँ, फिगर सेकंड में मैं देखता हूँ तो मेरे को कैसी नज़र आ सकती है। वो कह रहा है कि ये मेरी जो है मान लो ये आपकी स्लैब हो गई, ये आपका स्लैब हो गया, ये कॉलम्स आपके जो है ऊपर जा रहे हैं, ये कॉलम्स आपका हो गया,
और ये आपसे कहता है कि ये जो है आपका, मान लो ये मेरा नीचे कॉलम था और ये मैंने इसको यहाँ पर इसका जो है साइज कॉलम का बढ़ा दिया। तो आपने एक तरह से देखा कि जो लोड आ रहा है आपका, एक तरह से यहाँ मैं देख रहा था कि इतने पार्ट पर आ रहा था कॉलम वाले पे, अभी मैंने इसमें ये कहलाता है कॉलम हेड, मतलब ऊपर कॉलम के कॉलम हेड। तो आप इस तरह का अगर मेरे को नज़र आ रहा है तो ये फिगर आपको कहलाएगा कि फ्लैट स्लैब with column head and without drop। ये कह रहा है ड्रॉप नहीं लगा हुआ आपका, ठीक है ना। थर्ड इमेज क्या हो सकती है, ये कह रहा है कि ये मेरी स्लैब है, ये मेरी स्लैब है भाई, ये मेरी स्लैब है और यहाँ पर ये आपसे कहता है कि यहाँ पर मुझे कुछ इस तरह का तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन जो आपने एडिशनल थिकनेस प्रोवाइड किए, ये कहलाता है ड्रॉप। क्या कहलाता है आपका? ड्रॉप। और ये क्या है आपका? कॉलम हेड है, कॉलम हेड है। अब आप ये देख रहे हो, ये क्या कहना चाह रहा है भाई कि फ्लैट स्लैब है, फ्लैट स्लैब है विद कॉलम हेड, विद कॉलम हेड एंड विद ड्रॉप। एक बार देखें भाई, नज़र आ रहा है कि आपको बोर्ड पे पूरा पूरा, एक बार आप तो अपन ने देख लिया कि ये ड्रॉप और कॉलम हेड दोनों आपको चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई। तो तीन तरह के फिगर्स आपके यहाँ पर हो सकते हैं, या मैं कहूँ कि तीन तरह के स्ट्रक्चर्स आपके यहाँ नज़र आ सकते हैं। किस तरह से आप जो है फ्लैट स्लैब का डिज़ाइन देख सकते हैं। तो ये अपन ने यहाँ पर देख लिया किस तरह के, अब ड्रॉप क्या है, इनका क्या फंक्शन होता है, ये अपन थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते। तो एक चीज़ देखी मैंने यहाँ पर कि मेनली जो ड्रॉप्स है वो आपका क्यों प्रोवाइड किया जाता है। तो ये कहता है कि ड्रॉप्स इन फ्लैट स्लैब, ये कह रहा है ड्रॉप इन फ्लैट स्लैब, ड्रॉप इन फ्लैट स्लैब। देखो आपको पता है कि जब मैं कोई फ्लैट स्लैब डिजाइन कर रहा हूँ तो डायरेक्टली कॉलम के ऊपर वो सपोर्टेड है। जब कॉलम के ऊपर सीधा सपोर्टेड है तो आप देखते हो कि यहाँ पंचिंग शियर डेवलप होती है आपका, क्योंकि आप देख रहे हो कि आपका वो यहाँ पर इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। तो इसे रोकने के लिए यहाँ पर एडिशनल थिकनेस प्रोवाइड कर देते हैं, जिसे आप ड्रॉप के नाम से जानते हैं। तो एक तरह से ड्रॉप का जो मेन काम हुआ वो शियर को रजिस्ट करना आपका होता है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि ड्रॉप्स आप क्यों प्रोवाइड करते हैं फ्लैट स्लैब में। तो कहता है कि फ्लैट स्लैब में शियर को रजिस्ट करने के लिए ड्रॉप्स का उपयोग किया जाता है। तो आप कह सकते हो कि फ्लैट स्लैब में शियर को रजिस्ट करने के लिए, शियर को रजिस्ट करने के लिए ड्रॉप्स का उपयोग किया जाता है, ड्रॉप्स का उपयोग किया जाता है। मतलब अर्थात कॉलम के नीचे एक्स्ट्रा कंक्रीट थिकनेस प्रोवाइड कर दी जाती। ड्रॉप्स है क्या? अर्थात कॉलम के नीचे, कॉलम के ऊपर या कहो स्लैब के नीचे, कॉलम वाले पोर्शन पर एक्स्ट्रा
कंक्रीट डेप्थ लगा दी जाती है। तो इस तरह से देख लिया कि ड्रॉप्स इन फ्लैट स्लैब का क्या फंक्शन है, क्यों मैं इसे प्रोवाइड करता हूं। अब ये आगे कहता है कि मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लैब, ये कह रहा है फ्लैट स्लैब की मिनिमम थिकनेस आपकी क्या होती है, कितनी होती है। तो ये कह रहा मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लैब, ये कह रहा है कि फ्लैट स्लैब की मिनिमम थिकनेस बताइए। तो ये कह रहा है फ्लैट जो स्लैब होती है, पहली बात तो मैंने आपको बता ही दिया था फ्लैट स्लैब क्या थी, मोनोलिथिकल मेंबर था, कॉलम और स्लैब दोनों एक साथ कास्ट की जाती थी, या ये कहो ऐसी स्लैब जो बिना बीम के डायरेक्टली कॉलम्स के द्वारा सपोर्ट की गई थी, फ्लैट स्लैब कहलाई थी। उसमें मैंने देख लिया था कि डायरेक्टली स्लैब और कॉलम कॉन्टेक्ट में हो सकते हैं, कॉलम का जो है कॉलम हेड लगा के आप लगा सकते हो, या कॉलम हेड और ड्रॉप्स अपन लगा सकते थे। ड्रॉप जिसमें क्या था, एडिशनल जो थिकनेस प्रोवाइड की गई थी, जिसका मेन काम क्या था आपका, शियर को रजिस्ट करना था। तो अब ये कह रहा है मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लैब बताइए कि फ्लैट स्लैब की मिनिमम थिकनेस आपकी क्या हो सकती है। तो ये कहता है फ्लैट स्लैब की मिनिमम थिकनेस, ये कहता है फ्लैट स्लैब की मिनिमम थिकनेस बोलो या मिनिमम ओवरऑल डेप्थ, यहाँ मिनिमम थिकनेस बोल लो या क्या बोल लो, ओवरऑल डेप्थ। मिनिमम ओवरऑल डेप्थ 125 mm से कम नहीं होनी चाहिए। ये कह रहा जो फ्लैट स्लैब है ना, इसकी जो मिनिमम डेप्थ है या मिनिमम थिकनेस है वो 125 mm से कम नहीं होनी चाहिए। आगे यह बात करता है कि भाई मुझे बताएं मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन रीइंफोर्समेंट, मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन रीइंफोर्समेंट। ये कह रहा है कि मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन रीइंफोर्समेंट बताइए। तो ये कहता है कि फ्लैट स्लैब में मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन जो रीइंफोर्समेंट है वो 2 गुना स्लैब थिकनेस से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये कह रहा है कि फ्लैट स्लैब में मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन reinforcement, मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन reinforcement 2 गुना थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लैब, 2 गुना थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लैब से अधिक नहीं होना चाहिए। दो गुना थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लैब से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने देख लिया कि फ्लैट स्लैब में मैक्सिमम थिकनेस अपन कितना लेकर चल सकते हैं, या ये वैल्यू आपकी कितनी आपकी आ जाएगी। अब अगर आगे बात करते हैं कि इसके अंदर शियर रेजिस्टेंस बताएं कि भाई शियर आपका कितना रजिस्ट होना है या कितनी शियर ये रजिस्ट कर सकती है। तो अपन बात कर रहे थे कि डिजाइन परमिसिबल शियर स्ट्रेस कैपेसिटी आपकी कितनी होगी आपकी। ये कह रहा है कि परमिसिबल जो कैपेसिटी है, परमिसिबल शियर स्ट्रेस कैपेसिटी, परमिसिबल शियर स्ट्रेस कैपेसिटी ऑफ फ्लैट स्लैब। तो ये कहता है कि फ्लैट स्लैब का अगर मैं देखना चाहूँ परमिसिबल शियर स्ट्रेस कैपेसिटी कितनी होगी, तो ये कहता है कि टाउ डैश सी बराबर के एस इंटू टाउ सी आपका हो जाएगा। किसके बराबर होगा भाई?
टाउ डैश सी बराबर के एस इंटू सी। अब यहाँ पर जो के एस है ये कहता है वेयर के एस बराबर ये कहता है 0.5 प्लस बीटा सी। ये कह रहा है कि जो केस की वैल्यू निकालोगे वो आपका 0.5 प्लस बीटा सी होगा। साथ के साथ ये भी कहता है कि ऑलवेज के एस नॉट ग्रेटर देन टू 1। ये कह रहा है कि ये भी आपको ध्यान रखना है कि केस की जो वैल्यू है वो एक से ज़्यादा किसी भी कंडीशन में नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं देखूं कि केस निकल कैसे रहा था। बीटा सी क्या है, ये कहता है बीटा सी जो होगा ये कहता है शॉर्टर साइड ऑफ कॉलम, क्योंकि फ्लैट स्लैब में कॉलम आपका कॉलम स्लैब के साथ कांटेक्ट में ना, शॉर्टर साइड ऑफ कॉलम अपॉन लॉन्गर साइड ऑफ कॉलम। ये कह रहा है इसका जो रेशो है वो आपका बीटा सी आपका कहलाएगा। अब मान लो मैंने देखा कि मान लो बीटा सी की वैल्यू सॉल्व होकर 0.40 आ गई, तो अपन देखेंगे 0.5 प्लस 0.40 तो 0.90। मैंने देखा कि बीटा सी की वैल्यू 0.90 हो जाएगी। लेकिन यही वैल्यू मान लो मैं कहता 0.60 आ गई, तो केस जो है 0.50 प्लस 0.60 करते 1.10 आ जाता। अब ये नहीं लेंगे, अब केस क्या लेंगे, एक अपन लेने वाले हैं। तो इसने कह दिया कि जो केस जो है केस की वैल्यू किसी भी हाल में कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। और अपन वो देखते हैं कि जो टाउ सी है, क्योंकि ये जो टाउ सी है ना, अब ये कहता है वेयर टाउ सी जो है ये कहता है 0.25 अपॉन एफ सी के। ये कह रहा 0.25 अंडर रूट एफ सी के। ये होगा लिमिट स्टेट मेथड में, और ये कहता है कि टाउ सी 0.16 अंडर रूट एफ सी के। ये होगा वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। तो अपन ने देख लिया कि परमिसिबल शियर स्ट्रेस कैपेसिटी मेरी जो है कितनी होती है भाई, टाउ डैश सी के एस इंटू टाउ सी होती है। अब ये आपसे कह रहा है कि केस कैसे निकालने वाले हैं, तो केस की जो वैल्यू है वो 0.5 प्लस बीटा सी होगी। और साथ के साथ में मुझे ये भी ध्यान रखना है जो केस की वैल्यू है वो एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इसमें देख रहा हूँ कि बीटा सी कैसे निकालोगे, शॉर्टर साइड ऑफ कॉलम अपॉन लॉन्गर साइड ऑफ कॉलम, मतलब जो ये कॉलम जो फ्लैट कॉन्डिस के उसमें टच में था, तो अपन देख लिया कि टाउ डैश सी। अब टाउ सी देखो, टाउ सी कैसे निकालोगे, ये कहता है कि 0.25 अंडर रूट एफ सी के लिमिट स्टेट मेथड में, 0.16 अंडर रूट एफ सी के वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। तो ये अपन कुछ इस तरह से इसकी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं भाई, आरसीसी स्लैब की क्या निकाल सकते हैं अपन, देख सकते हैं परमिसिबल शियर स्ट्रेस कैपेसिटी किस तरह से कैलकुलेट होने वाली है। अब अपन ने देखा था कि जब मैं फ्लैट स्लैब डिजाइन कर रहा था, क्योंकि फ्लैट स्लैब में बहुत थोड़े ही डाटा आज है जिनमें से आपसे क्वेश्चन पुटअप होता है, ये डाटा आज आपको याद रखने बस। तो अपन ने देखा कि जैसे बहुत सारे मान लो कोई कॉलम होते, मैं जैसे फ्लैट स्लैब देखना चाह रहा था, मान लो ये मेरे कोई भी, मान लो ये कोई भी मेरी फ्लैट स्लैब है, मेरे बहुत सारे कॉलम्स पर टिकी हुई है। मैं भी बढ़ा देता हूँ आपका, ये मान लो तो मैंने देखा ये कुछ फ्लैट स्लैब जो कॉलम्स पर सपोर्टेड है। ये कॉलम से भाई जो आपको मैं ये बना रहा हूं, तो ये जो है आपके, ये सब क्या है आपके भाई, कॉलम आपको नजर आ रहे हैं।
तो ये कहता है कि ये कोई भी एक अपन देखना चाहे, मैं जो ये नॉट यहाँ दिखा रहा हूँ, ये वाला जिसको मैंने रेड कर दिया है, ये कोई अपन फ्लैट स्लैब का एक पैनल डिजाइन करना चाह रहे हैं, तो ये कहलाता है पैनल। क्या कहलाता है आपका? पैनल। पैनल ऑफ फ्लैट जो, तो एक तरह से पैनल क्या होता है आपका, किसी भी फ्लैट स्लैब में जो कॉलम्स हैं, चारों साइड के कॉलम हैं, उनकी सेंटर लाइन को मिलाने से जो पार्ट बनता है या जो पार्ट ऑफ स्लैब होता है, वो आपका क्या कहलाता है? पैनल आपका कहलाता है। तो मैं यहाँ देखने लगूँ तो मैंने अगर ये देखा, ये कहता है कि अब मैं ये इस तरह से इसी में मैं दिखा देता, ये कह रहा है यहाँ मैं ऐसे इसको अगर ले लूँ, ये मेरा कुछ इस तरह से ये हो गया। तो ये जो मैंने अभी आपको 4 कॉलमों के सेंटर से पहले जो मैंने 4 कॉलमों के सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन दिखाई थी, ये जो कॉलम है, ये क्या कहलाता है भाई? किसी भी स्लैब का पैनल कहलाता है। तो ये आपका दूसरा जब आप देखोगे, ये आपसे कहता है कि अगर मैं ये देखना चाहूँ, ये इसको थोड़ा सा आगे और पोस्टपोन कर दूँ इस तरह से, ये मेरा आगे मैंने इसको पोस्टपोन कर दिया। तो ये कहता है कि ये जो पार्ट है ये कहलाती है, ये जो कॉलम के चारों तरफ दिख रही है, एक तरह से अगर मैं यहाँ इसका डायग्राम आपको अलग से बनाना चाहूँ, ये कॉलम है आपके, ये मेरे कॉलम हो गए थे। इन 4 कॉलमों में मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, तो ये कह रहा है कि ये वाला जो पार्ट है, ये जो मैंने दिखाया ऊपर और नीचे, ये पार्ट मैंने कवर किया, ये कहलाते हैं कॉलम स्ट्रिप्स। क्या कहलाती हैं आपकी? कॉलम स्ट्रिप्स। मतलब चाहिए ऊपर वाली देख लो, चाहिए देख लो नीचे। ये ऐसे भी आपका, ऐसे भी होंगी भाई आपका, ये वाला मतलब ऐसे, चाहे इसको इस तरह से देख लो, ये वाला, तो ऑटोमेटिकली अगर ऐसे देखना चाहूँ दैट इज कॉलम स्ट्रिप, दैट इज कॉलम स्ट्रिप, ऐसे देखना चाहूँ दैट इज कॉलम स्ट्रिप और दैट इज कॉलम स्ट्रिप। तो ऐसे भी अगर आप देखना चाहें तो ये पूरा ये वाला जिसमें मैं लिख रहा हूँ, ये कॉलम स्ट्रिप्स, ऐसे मैंने आर पार लिख दिया भाई, कॉलम स्ट्रिप्स। और बीच वाला जो पार्ट बच गया, ये वाला एक तरह से कॉलम स्ट्रिप्स के द्वारा घेरा गया जो पार्ट है बीच वाला, ये कहलाता है मिडिल स्ट्रिप्स। तो आपसे कुछ डेफिनेशन पूछ सकता है ये कि भाई कॉलम स्ट्रिप्स क्या होती है। जैसे इसमें कहता है कि व्हाट इज द कॉलम स्ट्रिप्स। कॉलम स्ट्रिप्स,
अब ये कहता है कि कॉलम स्ट्रिप्स फ्लैट स्लैब की एक ऐसी डिजाइन स्ट्रिप्स है जिसका जो लेंथ है वो 0.25 L2 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो लेंथ है या इसकी जो विड्थ है, एक तरह से ये जो विड्थ है, विड्थ जो बोले विड्थ लेस देन इक्वल टू 0.25 L2, या ये कहो कि 0.25 L2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपका। तो ये कहता है कि ये 0.25 L2 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब L2 क्या है? इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की डिस्टेंस जो है दैट इज L2। तो आपसे ये कह सकता है कि कॉलम स्ट्रिप जो है, ये कह रहा है कि कॉलम फ्लैट स्लैब में कॉलम स्ट्रिप एक ऐसी डिजाइन स्ट्रिप्स है जिसकी चौड़ाई 0.25 L2 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये कहलाती है, क्या कहलाती है आपकी? कॉलम स्ट्रिप्स आपकी कहलाती है। अब अपन बात कर सकते हैं मिडिल स्ट्रिप्स की। भाई मिडिल स्ट्रिप्स क्या है आपका? मिडिल स्ट्रिप सेकंड लाइन लिख सकता हूं मैं, मिडिल स्ट्रिप्स। अब देखो मिडिल स्ट्रिप्स क्या होगी आपकी? ये कह रहा है कि किसी भी फ्लैट स्लैब में अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ऐसे मतलब चारों जो अपोजिट डायरेक्शन में जो घेरी गई जगह है, या जो कॉलम स्ट्रिप्स के द्वारा जो चारों डायरेक्शंस में घेरी गई जो जगह है, क्या कहलाती है आपकी? मिडिल स्ट्रिप्स आपकी कहलाती है। तो ये कह रहा है कि फ्लैट स्लैब में चारों साइड से कॉलम स्ट्रिप्स के द्वारा कॉलम स्ट्रिप्स के द्वारा बनाई गई स्ट्रिप्स क्या कहलाती है? मिडिल स्ट्रिप्स कहलाती है। इसमें कोई कॉलम नहीं होता है। तो एक तरह से अगर इंग्लिश समझे तो ये कहता है कि मिडिल स्ट्रिप्स इज द डिजाइन स्ट्रिप्स ऑफ ए स्लैब विच इज बाउंडेड बाय द अपोजिट साइड्स ऑफ कॉलम स्ट्रिप्स। वो कह रहा है कि जो अपोजिट साइड्स की कॉलम स्ट्रिप्स से कवर्ड की गई है। तो एक तरह से अगर इसका इंग्लिश बोलना चाहें या इंग्लिश लिखना चाहें तो ये कहता है कि मिडिल स्ट्रिप्स इज ए डिजाइन स्ट्रिप्स, middle strips in a design strips in a flat slab which is bounded का मतलब घेरी गई, कवर, which is bounded by the opposite direction of column strips इन ऑल साइड्स। ये कह रहा है सभी साइड से जो कॉलम स्ट्रिप्स हैं उनके द्वारा कवर किया गया जो एरिया है वो आपका क्या कहलाता है? मिडिल स्ट्रिप्स आपका कहलाता है। और थर्ड डेफिनेशन थी वो आपकी थी पैनल की। भाई पैनल क्या है? पैनल क्या है? तो पैनल मैंने पढ़ ही लिया था कि किसी फ्लैट स्लैब का वह पार्ट जो चारों डायरेक्शन से या ऑल डायरेक्शन के कॉलम के सेंटर लाइन को मिलाने वाले पार्ट से जो बनता है क्या कहलाता है? पैनल कहलाता है। तो ये कहता है कि पैनल इज ए पार्ट ऑफ स्लैब which is made or makes by the
center line by the center line of the all directions of column, या ये कहे कि all four directions of the column, four sides of column। तो एक तरह से क्या कहा इसने कहा कि पैनल किसी भी फ्लैट स्लैब का वो भाग है जो ऑल डायरेक्शन या अपोजिट साइड के जो चारों कॉलम है उनके सेंटर लाइन को मिलाने से ये आपका बनता है। तो ये मैंने कुछ फ्लैट स्लैब के बारे में सीख लिया था कि फ्लैट स्लैब आपकी किस तरह से होती है। साथ के साथ में आपको एक बात और समझनी थी कि जो ड्रॉप्स थे आपके, ड्रॉप जो थे, वो कहता है कि फ्लैट स्लैब के जब मैं ड्रॉप्स की बात करता हूँ, फ्लैट स्लैब की किसकी बात करता हूँ, ड्रॉप्स की। ड्रॉप्स मैंने बताया था कि शेयर को रजिस्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता था। अपन देखा कि ड्रॉप्स जो है ये कहता है कि लेंथ ऑफ ड्रॉप जो है वो 1/3 ऑफ द पैनल लेंथ से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये कह रहा है कि ड्रॉप्स की लेंथ पैनल लेंथ का 1/3 ली जाती है, या ये कहोगे इतने से कम नहीं होनी चाहिए। तो अपन ने ये कुछ चीज़ें फ्लैट स्लैब के बारे में पढ़ लिए कि फ्लैट स्लैब किस तरह से डिजाइन करते हैं। वापस देख ले, फ्लैट स्लैब मोनोलिथिक स्ट्रक्चर था, बी स्लैब और कॉलम दोनों एक साथ कास्ट किए जाते हैं। फ्लैट स्लैब की मिनिमम जो डेप्थ है वो आपका कितने से कम नहीं होनी चाहिए थी, 125 mm से कम नहीं होनी चाहिए थी। जो मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट है वो आपने देख लिया था 2 गुना थिकनेस ऑफ स्लैब से अधिक नहीं होनी चाहिए थी। अपन देख लिया था ड्रॉप्स क्यों लगाते हैं, पैनल्स क्या होता है, कॉलम स्ट्रिप्स क्या होती है, मिडिल स्ट्रिप्स आपकी क्या होती है। तो ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ें जो आपको फ्लैट स्लैब के बारे में वो पूछता था वो अपन ने यहाँ पर चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अब ये चैप्टर भी लगभग आपका ख़त्म की तरफ जाता है, बस 1-2 चीज़ें इसमें और आपका है तो वो अपन यहाँ पर पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ये आपसे कहता है कि कोई भी कंटिन्यूस स्लैब या बीम है, क्योंकि स्लैब बात कर रहे हैं, बीम को भी ले सकते, कोई भी कंटिन्यूस स्लैब या बीम में बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट किस तरह से लेते हैं। तो ये कहता है कि बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट फॉर कंटिन्यूस स्लैब एंड बीम। ये कह रहा कोई कंटिन्यूस स्लैब या बीम है तो बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट्स अपन किस तरह से लेने वाले हैं। तो आप यहाँ देखेंगे, हालांकि कई बार पूछ लेता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है पर आपसे क्वेश्चन या पुटअप कर लेता है। ये कहता है सीरियल नंबर, ये कहता है स्पान मूवमेंट्स। पहले ये लोड्स देख लेगा, ये कह रहा लोड्स, फिर ये कहता है स्पान मूवमेंट्स, और फिर ये आपसे कहता है सपोर्ट मूवमेंट्स। इसमें भी ये 2 पार्ट करता है, स्पान के भी, सपोर्ट को भी 2 पार्टों में ये आपसे बोलता है। स्पान मूवमेंट्स में ये कहे मिडिल ऑफ एंड स्पान और ऑल इंटरमीडिएट स्पान्स। सपोर्ट मूवमेंट में कहता है नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट, नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट, और आगे कहता है ऑल
इंटरमीडिएट सपोर्ट्स। क्या बोलना चाह रहा है ये मैं आपको थोड़ा सा एक बार चीज़ों को मैं भी डायग्राम से मैं एक बार समझा दूंगा। पहला ये कहता है कि डेड लोड एंड इम्पोज लोड, और ये कहता है फिक्स्ड, और ये कहता है इम्पोज लोड नॉट फिक्स। मतलब समझा दूंगा अभी आप लोगों को। एक बार मैं इनकी वैल्यूज लिख देता हूं, फिर मैं आपको बता देता हूं ये क्या बोलना चाह रहा है। ये कहता है कि +1/12 +1/10। ये कहता है +1/16। ये कहता है +1/12। ये कहता है -1/10 -1/9। आगे कहता है -1/12 -1/9। ये बेंडिंग मोमेंट कॉफिशिएंट्स आपके आएंगे। अब ये कहना क्या चाह रही है, तो मैं आपको टेबल बता दी जो आपको याद रखने के बेंडिंग मोमेंट कॉफिशिएंट्स आपके कितने लेते हैं। अब ये कहता है, और इसके से नीचे नोट डाल के एक बात लिख देंगे, नीचे नोट डाल के एक वर्ड लिख देंगे कि ये जो बेंडिंग मोमेंट कॉफिशिएंट है सहायता से टोटल बेंडिंग मोमेंट ज्ञात करने के लिए कैपिटल W इंटू एल। कैपिटल W इंटू एल क्या है? W क्या है? टोटल लोड है। एल क्या है? स्पान है भाई, से गुणा कर दिया जाता है। मतलब ये तो ऐसे हो गए जैसे ये कॉफिशिएंट तो ऐसे थे जैसे अपन ने सिंपली सपोर्टेड बीम पढ़ी थी। सिंपली सपोर्टेड बीम में जैसे आपका WL²/8 आता था आपका बेंडिंग मोमेंट कॉफिशिएंट, तो एक तरह से यहाँ ये ले लिया कि भाई +1/8 आपका कॉफिशिएंट है, W इंटू L² से मल्टीप्लाई कर दो, या मैं कह रहा हूँ WL/8 था तो यहाँ केवल 1/8 वो वाली वैल्यू। जैसे मान लो कहीं WL/4 था तो आपने 1/4 लिया वगैरह। टोटल मूवमेंट निकालने के लिए तो आपने देखा 1/4 को किससे गुणा करोगे? WL से। तो यहाँ तो केवल एक कॉफिशिएंट ले लिए कि कितने से मल्टीप्लाई करना है, तो जब टोटल बेंडिंग मूवमेंट निकालूंगा तो W इंटू एल से गुणा करके एक तरह से अगर देखा जाए तो वास्तव में ये ऐसे है। मतलब ये अगर टोटल मूवमेंट निकालना चाहूँ तो WL/12 है। अगर इनकी वैल्यू ऐसे देखना चाहूँ तो प्लस का WL क्या है? 16 से निकलेगा। मतलब यहाँ देखना चाहूँ तो ये माइनस के 1/10 WL है। यहाँ देखना चाहूँ तो ये कितना है? माइनस का WL/12 है, माइनस का WL/9 है, ये माइनस का WL क्या है? 9 है, ये प्लस का WL क्या है? 12 है, ये प्लस का WL/10 है। अगर आप वास्तव में देखना चाहें कि भाई वैल्यू आपकी कितनी है ये, तो ये कहता है कि बेंडिंग मोमेंट कॉफिशिएंट निकालने के लिए जो कॉफिशिएंट है, आपसे जनरली कॉफिशिएंट पूछता है कि बताओ आपका बेंडिंग मोमेंट कॉफिशिएंट कितना होगा। तो अब ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे एक कंटिन्यूअस बीम या स्लैब थी, मान लो ये मैं देखा ये है आपका, ये कोई आपकी थी इस तरह की है। देखो ये तो होंगे आपके एंड सपोर्ट, ये वाला और ये वाला। अगर सिंपली सपोर्टेड हो जैसे ये वाला और ये वाला, ये तो एंड सपोर्ट है भाई, ये तो एंड सपोर्ट है, ये तो आप पता ही है एंड सपोर्ट है ये। और उधर वो वाला कौन सा है? ये भी आपका एंड सपोर्ट है। ये जो है ये कौन सा सपोर्ट है? नेक्स्ट टू एंड है। नेक्स्ट टू एंड मतलब एंड से जस्ट अगला। ये भी देख लो ये कौन सा है? नेक्स्ट टू एंड मतलब एंड से अगला। अब ये जो बचे ये कौन सा है?
इंटीरियर सपोर्ट, ये कौन सा है, इंटीरियर सपोर्ट, ये इंटीरियर सपोर्ट है। ऐसे अपन देखें, अब ये देखा जाए तो ये इसका सेंटर, ये अब ये तो सपोर्टों के बारे में बात होगी, ये स्पानों के बारे में देखा जाए तो ये मिडिल ऑफ एंड स्पान है, मिडिल ऑफ एंड स्पान है भाई। यहां मैं इसको देखूं तो ये क्या है, मिडिल ऑफ एंड स्पान है, और ये बीच के सारे ये कौन से आपके इंटीरियर स्पान, इंटीरियर या इंटरमीडिएट स्पान है ना, इंटीरियर स्पान है हो गया, ये भी इंटीरियर स्पान हो गया, और ये भी इंटीरियर स्पान हो गया। अब यही तो बोला इसने कहा कि स्पान मूवमेंट्स बताइए। देखो इसने कभी भी एंड सपोर्ट्स के बारे में या एंड जो है आपका जो पहले मैं देखता हूँ सपोर्ट मूवमेंट्स, पहले मैं सपोर्ट वालों को देख लेता हूँ पहले सपोर्ट। तो ये एंड सपोर्ट के बारे में यहाँ इनमें कोई चर्चा नहीं की गई, क्योंकि एंड सपोर्ट तो फिक्स होता है। अगर सिंपली सपोर्टेड है तो वैल्यू 0 निकल के आ जाएगी, अगर फिक्स है तो आपने देखा WL²/12 से निकल कर आ जाते। तो एंड का तो ऑटोमेटिकली आप पहले से निकाल सकते थे, इसलिए एंड सपोर्ट के बारे में कोई चर्चा इसने नहीं की हुई है। ये केवल चर्चा करता है आपसे एंड से अगले की, नेक्स्ट टू एंड। ये कह रहा है नेक्स्ट टू एंड के लिए बताइए। तो नेक्स्ट टू एंड में ये कह रहा है डेड लोड और इम्पोज लोड। अगर डेड लोड और इम्पोज लोड किसी बीम पर मैंने फिक्स कर दिए गए तो ये कहता है कि 1-1/10 और फिक्स नहीं किया है तो माइनस का 1/9 से मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। तो मैंने देख लिया कि नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट्स पर मैं ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करता हूं। आगे कहता ऑल इंटरमीडिएट सपोर्ट्स, अगर बाकी अब इसको और इसको छोड़ दो, बीच के जो भी सपोर्ट है वो कह रहा है कि अगर डेड लोड और इम्पोज लोड अगर फिक्स्ड माने हैं तो -1/12, और अगर इम्पोज लोड में नॉट फिक्स कर रहा हूं तो -1/9 वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी। तो ये मैंने देख लिया कि किस तरह से सपोर्ट्स मूवमेंट्स के बारे में अपन बात करते हैं। आगे इसने कहा स्पान मूवमेंट्स, ये कह रहा है स्पान के लिए देखो मिडिल ऑफ एंड स्पान, मतलब ये वाला बिल्कुल जो एंड वाला स्पान था इसके मिडिल में मैं देखना चाहूं तो ये कहता है कि डेड और लो इम्पोज लोड अगर फिक्स किए हैं तो 1/12 और 1/10, और अगर मैंने इसके अलावा फिर बीच के जितने भी सपोर्ट, बीच के जितने भी जो स्पान है उनके मिडिल में देखो ऑल इंटरमीडिएट स्पान तो +1/16 और +1/12 से मैं इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकता हूं। तो अपन इस तरह से सपोर्ट्स और एंड जो स्पान मूवमेंट्स है उनकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। सपोर्ट जो एंड जो स्पान है उनके जो सेंटर वाले मूवमेंट्स को अपन क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, और सपोर्ट्स मूवमेंट्स की वैल्यूज को अपन क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। शुरू से ही अपन जब ऐसे वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ से ये चीज़ें डिजाइन में लेते हैं तो अपन लेकर आए। तो अपन ने देख लिया कि इस तरह से बेंडिंग मूवमेंट कोएफिशिएंट अपन ज्ञात कर सकते थे। अब मैं कहना चाहूँ कि मेरे को ज्ञात करने शियर फोर्स कोएफिशिएंट, तो शियर फोर्स कोएफिशिएंट कैसे होंगे उसके बाद ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। बस शियर फोर्स कोएफिशिएंट और आप करेंगे, उसके बाद डिजाइन ऑफ स्लैब आपका खत्म हो जाता है। तो ये कहता है कि शियर फोर्स कोएफिशिएंट, शियर फोर्स कोएफिशिएंट फॉर continuous slab and beam क्या होगा अपन अगर बनाना चाहें, वही आपका सीरियल नंबर हो गया, लोड्स आपके एंड सपोर्ट, नेक्स्ट टू एंड, क्योंकि शियर फोर्स तो भाई अपन सपोर्ट्स पर ही निकालते हैं ना, नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट, और ये कहता है ऑल इंटीरियर सपोर्ट
यहाँ पर अपन ने देखा नेक्स्ट टू एंड में आउटर साइड, आउटर फेस और इनर फेस। इसके दो पार्ट हैं आपके, मतलब एक तरह से, तो ये इसको ये आपके इस तरह से आपके हो गए। पहला वही केस था, फर्स्ट जो था डेड एंड इम्पोज लोड फिक्स और इम्पोज लोड नॉट फिक्स। तो ये कहता है कि जब मैं एंड सपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, डेड और इम्पोज लोड अपन एंड सपोर्ट्स पर देखना चाहते, ये कहता है ये जो वैल्यू है ये 0.40 और 0.45 आपकी हो जाएंगी आपका, ठीक है ना। एंड सपोर्ट्स पर अगर डेड इम्पोज के कारण देखते तो 0.40 और इम्पोज के कारण अगर मैं देखता हूँ केवल, तो मेरी 0.45 आपकी होगी। नेक्स्ट टू एंड, मतलब ये तो एंड वाले की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट टू एंड, नेक्स्ट टू एंड कौन सा था, ये था, या तो ये देखो या ये देखो, इसका आउटर फेस, ये वाला जो फेस है ये कहलाएगा कौन सा, आउटर फेस, आउटर फेस। और इधर वाला जो फेस है ये कहलाएगा इनर फेस। ये कह रहा आउटर फेस पर बताइए, ये कह रहा 0.6, ये कह रहा इसके कारण 0.6, इसके 0.5 और 0.6। तो एक तरह से देखा जाए तो नेक्स्ट टू एंड पर सब जगह आपका 0.6 है, केवल एक जगह आपका 0.5 है इसकी कंडीशन। और आगे देखते हैं ऑल इंटरमीडिएट, तो ये कहता है 0.55 सॉरी पॉइंट जो है आपका 50 और 0.60 आपका हो जाएगा। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। और वही नीचे नॉट डाल के, नॉट डाल के अब ये कहता है कि मैंने देखा कि ये जो मेरा बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट था, अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ कि मुझे टोटल शियर फोर्स निकालना है, तो ये कहता है टोटल शियर फोर्स ज्ञात करने के लिए इस कोएफिशिएंट का टोटल लोड से गुणा कर दिया जाता है। तो इस तरह से अपन शियर फोर्स कोएफिशिएंट भी देख सकते हैं कि किसी स्लैब के जो कंटिन्यूस स्लैब है या कंटिन्यूस बीम है उसके बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट किस तरह से निकाल सकते थे। एंड सपोर्ट्स की अपन ने बात किया, एंड सपोर्ट्स अपन ने बात किया भाई, एंड सपोर्ट आपके एंड सपोर्ट पे अगर डेड और इम्पोज लोड के कारण देखना चाह रहा हूँ तो वैल्यू 0.4 होगी, इम्पोज लोड नॉट फिक्स के कारण देखना चाह रहा हूँ तो वैल्यू 0.5 होगी। इससे अगले जो सपोर्ट है इसके आउटर फोर्स पर देखना चाह रहा हूँ डेड और इसके कारण 0.6 होगी, इम्पोज लोड कारण भी 0.6 होगा कोएफिशिएंट। इनर फेस पर मैं देखना चाहूँ इन दोनों कारण 0.5 होगा और टोटल कारण आपका 0.6। और बीच वाले सपोर्टों में अगर देखना चाहता हूँ डेड और उसके कारण 0.5 होगा, इम्पोज लोड कारण 0.6 होगा। इस तरह से आपका डिजाइन ऑफ स्लैब आपका खत्म हो जाता है। अगला जो चैप्टर है अपन डिजाइन ऑफ बीम, आपका डिजाइन ऑफ आपका जो है डिजाइन ऑफ फुटिंग्स बच गई, डिजाइन ऑफ वॉल्स बच गई, वो नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेसन में करने वाले हैं।